everyone, कैसे हो सब? I hope all are doing well. Welcome back to the channel. Dear friends, अप्रेंटिसशिप एक्ट की सीरीज आज हो जाएगी कंप्लीट। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 27 से लेकर के सेक्शन नंबर 37। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए फिर सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 27 की। यार सपोज करो अगर मुझे यहाँ पर सिर्फ लॉ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना होता, मुझे अकाउंट्स, ऑडिटिंग, एचआरएम, मार्केटिंग या अदर सब्जेक्ट्स भी पढ़ाने होते। अकेले के लिए तो पॉसिबल नहीं होता, तो क्या मैं यहाँ पर अपनी हेल्प के लिए अदर टीचर्स को भी अपॉइंट करते सो दैट वो बाकी के सब्जेक्ट कवर कर सके? यस, ठीक इसी तरह से ना जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होता है ना, वो एक मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है, लेकिन उसकी मदद के लिए ना जो गवर्नमेंट है वो अपॉइंट कर दिया है। पता है किन्हें? देखो, एडिशनल एडवाइजर, ज्वाइंट एडवाइजर, रीजनल एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, असिस्टेंट एडवाइजर, इन सभी को अपॉइंट किया जाता है सो दैट जो मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है ना उसकी हेल्प हो सके। अब एग्जांपल लेकर के चलिए, मान लीजिए ये जो पिंकू है ये है वो मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर पिंकू की मदद के लिए एक चिंकू को अपॉइंट करा है, और ये चिंकू है डिप्टी एडवाइजर, मतलब डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक ये टिंकू को भी अपॉइंट करा है जो कि असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं ये जो पिंकू है ये मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है, तो इसकी मदद के लिए ये जो गवर्नमेंट ने डिप्टी एंड असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को अपॉइंट करा है, ये दोनों के दोनों अपने ये मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो कि हेड है, मतलब कि जो मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है उसके अकॉर्डिंगली ही काम करेंगे। मतलब कि यहाँ पर अब ये इन दोनों को जो काम असाइन करेंगे ये दोनों वही काम करेंगे, इसी के गाइडेंस को फॉलो करते हुए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पिंकू ने चिंकू को बोला है जो कि डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है कि तुम नॉर्थ रीजन के जो भी ट्रेनिंग सेंटर्स है ना उनको सुपरवाइज करोगे, तो दैट मींस इसको ये काम करना पड़ेगा। ऐसे ही ये जो टिंकू असिस्टेंट एडवाइजर है इसको ये बोलता है कि तुम जितने भी अप्रेंटिसशिप की रजिस्ट्रेशंस होती हैं, रिपोर्ट्स हैं, इनको हैंडल करोगे। तो देखा आपने यहाँ पर जो मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है उसकी मदद के लिए इनमें से जिसे भी अपॉइंट करा है वो इनको अपने अकॉर्डिंगली काम असाइन कर सकता है कि तुम ये काम देखोगे, तुम वो काम देखोगे, और ये लोग उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंगली उनके दिए हुए काम को करेंगे। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 28। बहुत सिंपल, सबसे छोटू सा सेक्शन है ये। पता क्या कहता है? अभी अभी हमने देखा ना, एक तो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होता है, फिर उसकी मदद के लिए फर्दर एडिशनल, असिस्टेंट, डिप्टी, रीजनल, ज्वाइंट, इन सबको भी ये वाले अप्रेंटिसशिप एडवाइजर्स को भी अपॉइंट करती है गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे जितने भी है ना इन सबको कहते हैं आईपीसी के तहत ना पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। तो इनको आईपीसी के तहत फ्रेंड्स प्रोटेक्शन भी मिलती है, लेकिन हाँ अगर ये लोग कोई भी गलती करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्राइब लेते हैं, तो इन लोगों को आईपीसी के तहत पनिशमेंट भी मिलती है। तो ये याद रखना, इन सभी को आईपीसी के सेक्शन 21 के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। आई होप क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 29। एक तरफ मैं बात करती हूँ सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर की। यहाँ तो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है या कोई और ऑफिसर है जो कि असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर की रैंक से ऊपर का है, जिसको सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ने ही फ्रेंड्स रिटर्न में ऑथोराइज किया है। ठीक उसी तरह से ही स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर या फिर वो ऑफिसर जिसको स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर ने ही रिटर्न में ऑथोराइज करा है। ये वाले जो ऑफिसर्स होते हैं ना इनके पास होती हैं कुछ पावर्स, लेकिन कौन से पावर्स अब हम वही समझेंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो ये लोग किसी भी फैक्ट्री में, एस्टैब्लिशमेंट में जाएंगे, इनको जाने की परमिशन है। फॉर एग्जांपल XYZ एस्टैब्लिशमेंट है, ये वहां के एडवाइजर है, तो इनके पास पूरी की पूरी पावर होती है कि वहां जा करके ये लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर पिंकू जो कि अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है वो जाता है फैक्ट्री में एंड वो वहां पे जा करके ये चेक करना चाहता है कि क्या कहीं जो वो अप्रेंटिसेस हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं
उनसे ओवर टाइम तो नहीं काम करवाया जा रहा, वो ये चेक कर सकता है। वो ये भी चेक कर सकता है कि क्या इन लोगों से जानबूझकर वर्कर की तरह काम तो नहीं करवा रहे। लाइक आए हैं आपके घर वो यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, और आप लोगों ने ट्रेनिंग देने के बजाय वो अपने वर्कर्स की तरह काम में लगा दिया, उनसे पैकेजिंग करवाने लग गए, लेबलिंग कराने लग गए। तो आप इस तरह की हरकतें तो नहीं कर रहे हो। ये सबकी इंस्पेक्शन अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट चेक करना चाहते हैं, कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये देखना चाहते हैं कि आप जो आपके यहाँ ट्रेनिंग काम करने आए हैं, जो ट्रेनिंग लेने आए हैं अपना डाइसिस, क्या उनको स्टिपेंड देते हो। ये कह सकते हैं कि हमें वो पूरा रिकॉर्ड चेक कराओ जहाँ पे हमें ये पता चल सके कि आपने कितने अप्रेंटिस को कितना स्टिपेंड दिया है। सब चेक कर सकते हैं, बस पावर, इन्हें रोका नहीं जा सकता। एंड अगर ये यहाँ पे किसी भी मैनेजर से, ऑनर से, खुद अप्रेंटाइज से या किसी भी एम्प्लॉयर से कुछ पूछताछ करना चाहते हैं तो ये लोग कर सकते हैं, इनके पास पूरी पावर होती है। लेकिन वही यहाँ पे नेक्स्ट सबसेक्शन ये बोलता है कि ये आई नो, हम लोग समझते हैं, हम लोगों को पता है कि ये यहाँ पर किसी से भी, किसी एम्प्लॉयर से, अप्रेंटाइज से, ऑफिसर से, मैनेजर से पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये किसी को भी सेल्फ इंक्रीमेशन के लिए फोर्स नहीं करेंगे, कंपेल नहीं करेंगे। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर मान लो जो है, अब मैं मान लो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर हूँ और मैं गई हूँ एक XYZ फैक्ट्री में, वहां पर एक एम्प्लॉयर है और मैं उसको पूछ रही हूँ, जरा बताना तुमने कभी इस एक्ट का वायलेशन करा। यार आप खुद ही सोचो, वो बंदे ने अगर करा भी है कोई ऑफेंस तो वो मुझे क्यों बताएगा, खुद को वो क्यों फंसाएगा, राइट। लेकिन मैं उसके पीछे पड़ चुकी, बता मुझे तूने कभी वायलेशन करा है, बता मुझे तूने कभी एक्ट का रूल तोड़ा है। तो मैं इस तरह की बातचीत, अगर वो सामने वाला बंदा मेरे को जवाब नहीं देना चाहता तो मैं उसको कंपेल नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती। दैट मीन्स कोई भी वो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर जो कि पूछताछ के लिए, इंक्वायरी के लिए गया है, वो किसी को भी खुद के ही अगेंस्ट बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। अगर अगला बंदा नहीं जवाब देना चाहता तो आप कंपेल नहीं कर सकते हो। सो ये सेक्शन में इतना ही बताया गया था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। गुड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 30। फ्रेंड्स, ये सेक्शन ध्यान से सुनना। वैसे तो इसमें इतना ही बताया गया है कि अगर अप्रेंटिसशिप एक्ट के रूल्स को तोड़ा जाता है तो फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी। लेकिन जो सबसे पहले बात करी गई है उसके एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना। तो मान करके चल लीजिए, जस्ट इमेजिन कि ये जो एक XYZ फैक्ट्री है, मान लो गवर्नमेंट ने इनको ये बोल करके रखा है कि आपकी फैक्ट्री में मिनिमम 10 अप्रेंटाइज होने चाहिए। लेकिन हकीकत पता क्या है, गवर्नमेंट ने इनको बोला है कि आपकी फैक्ट्री में 10 अप्रेंटाइज होने चाहिए, लेकिन इनकी फैक्ट्री में सिर्फ 6 ही अप्रेंटाइज है। मुझे बताइए गवर्नमेंट ने कितने बोल रखा है, जल्दी बताओ। 10, लेकिन हकीकत में एक्चुअली है कितने, 6। तो मतलब कितने कम हुए, 4, 6। मतलब 4 अप्रेंटाइज इनकी फैक्ट्री में कम है, ठीक है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट इनको क्या करेगी, नोटिस भेजेगी। सबसे पहले 1 मंथ का नोटिस भेजेगी कि हमने आपको बोल रखा है कि आपकी फैक्ट्री में मिनिमम 10 अप्रेंटाइज होने चाहिए, लेकिन आपकी फैक्ट्री में 6 है। 4 अप्रेंटाइज, 4 अप्रेंटाइज कम क्यों है। अब इन लोगों को बताना पड़ेगा उसका रीजन कि क्यों कम है। अगर इन्होंने बताया रीजन एकदम वैलिड है, चलो समझ में आती है बात, ठीक। लेकिन अगर इन्होंने वो जो गवर्नमेंट ने इनको नोटिस दे रखा था इग्नोर करा, कोई रिप्लाई ही नहीं करा, या फिर रिप्लाई तो करा लेकिन इतना बेसिक रिप्लाई जैसे कोई मतलब ही नहीं निकला, कुछ सफिशिएंट रीजन ही नहीं लगा, तो उस केस में पता क्या होगा, इनको पड़ेगी अब पेनल्टी। अब पेनल्टी वाला जो सिनेरियो है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है। अगर तो नोटिस मिला, या तो इन्होंने रिप्लाई नहीं करा या रिप्लाई करा लेकिन सफिशिएंट रीजन नहीं दिया, मुझे बताओ कितने कम है अप्रेंटाइज, 4। तो पहले 3 महीनों के लिए, फर्स्ट 3 मंथ के लिए इनको पता है कितना फाइन लगेगा, ₹500। कितना, 500 इंटू कितने कम है बोलो,
4 कितने मंथ्स का ये 500 इंटू 3। अब कैलकुलेट करके जो अमाउंट आएगा वो पेनल्टी पड़ेगी। क्लियर? ये थी बात पहले 3 महीने की। पहले 3 महीने तक अगर आपने वो पूरे की पूरी सीट फिल नहीं करी, मतलब पूरे के पूरे 10 नहीं करे, तो 500 इंटू जितने कम है आपके अप्रेंटिस वो इंटू 3 मंथ्स। अब टोटल करके जितना अमाउंट आएगा वो पेनल्टी पड़ेगी इस XYZ फैक्ट्री को। लेकिन कुछ होते हैं पक्के टीट, हम किसी की सुनते नहीं। तो अगर मान लो 3 महीने के बाद भी 4th मंथ भी आ गया, लेकिन अभी तक इनके ये शॉर्टफॉल ही चल रही है, अभी तक 10 अप्रेंटिस पूरे नहीं हुए हैं, अब फाइन बढ़ जाएगा। अब पता कितना लगेगा? 1000 इंटू कितने कम है फ्रेंड्स? 4 इंटू पर मंथ के हिसाब से अब ये बढ़ता जाएगा जब तक कि को पेनल्टी पड़ती जाएगी, जब तक कि वो सीट पूरी फिल नहीं हो जाती। तो याद रखना पहले 3 मंथ 500 फाइन है इंटू जितने कम है, मतलब पर अप्रेंटिस इंटू 3 मंथ। उसके बाद 1000 इंटू पर अप्रेंटिस मतलब जितने कम है इंटू पर मंथ के हिसाब से इनको तब तक पेनल्टी पड़ती जाएगी जब तक कि वो पूरे के पूरे 10 सीट पूरी नहीं हो जाती है। आई होप ये पहला वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया। गुड। ये तो बात थी वो वाली की फ्रेंड्स, जब आपको जितनी रिक्वायरमेंट थी अप्रेंटिस की वो सीट आप फुल नहीं करते हो तब की बात थी। अब और भी ऑफेंसेस तो होते हैं। अब अगर मैं अदर ऑफेंसेस की बात करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, लाइक आपसे पूछा गया कि आपकी फैक्ट्री में कितने अप्रेंटिस हैं, आपकी फैक्ट्री में पता कितने हैं? 5 है। आप पता क्या बता रहे हो? 10 है। क्या ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल। तो ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन देने में कहते अगर पकड़े गए ना तो फाइन लगेगा। ऐसे ही अगर मान लो आप सब जानते हो कि जो अप्रेंटिस होते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था कि इनको बोनस नहीं देते हैं, इनको प्रोविडेंट फंड ऐसे बेनिफिट्स नहीं देते हैं, लेकिन स्टिल आप दे रहे हो तो फाइन लगेगा। ठीक इसी तरह से हम जानते हैं इनको स्टिपेंड मिलता है, या तो आप इन्हें स्टिपेंड कम दे रहे हो या नहीं दे रहे हो तो भी फाइन लगेगा। ये भी एक ऑफेंस माना जाता है। हम ये भी जानते हैं कि ये यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, आप इनसे वर्कर की तरह काम नहीं करवा सकते। लेकिन अगर मान लो एक बंदा ट्रेनिंग के लिए आया है, मेरा काम ये है कि मैं उसको इस मशीन की ट्रेनिंग दूं, बट मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कहा छोड़ इसको एक काम कर, वो मेरा पड़ा है पैकेजिंग का काम, भाई वो कर। कि गलत है, वो वर्कर का काम है, वर्कर करेगा, वो अप्रेंटिस को मैं क्यों बोल रही हूँ? तो यहाँ पे ये ऑफेंस हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट अगर मान लो मेरा एक अप्रेंटिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने उसको 1 साल के लिए ट्रेनिंग देनी है, पर मैंने 6 महीने बाद बोला चल चलता बन। ठीक। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट काम हो गया, तो इसको भी ऑफेंस माना जाएगा। तो मतलब कि इस तरह की हरकतें ये सबके सब ऑफेंस माने जाते हैं, तो इन सबके लिए फाइन पड़ जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना ऐसा हो सकता है। ट्विस्ट ये कहता है कि वैसे तो फाइन लगेगा ही लगेगा अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो, लेकिन अगर आपकी फैक्ट्री बीमार है बेचारी, मतलब कि वो सिक है, यहाँ पे सिक का मतलब ये है कि उसको लगातार फाइनेंशियली लॉस होता जा रहा है। हम इमेजिन कर लेते हैं 2021 से लेके 25 तक बेचारे लॉस में ही जा रहे हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फैक्ट्री, ऐसे एस्टैब्लिशमेंट, ऐसी कंपनी को हम लोग सिक बोलते हैं। तो अगर आपकी कहते हैं फैक्ट्री या एस्टैब्लिशमेंट सिक है एंड वो BFIR के द्वारा रजिस्टर्ड भी है, उस केस में फिर आपको पेनल्टी नहीं लगती है, मतलब फिर ये वाली जो ऊपर हमने कंडीशंस पढ़ी है ना कि आपको फाइन लग जाएगा, फिर वो फाइन नहीं लगता। ठीक। आई होप ये सेक्शन क्लियर। Good. Now let's talk about section number 31. Friends, जैसा कि हमने समझा कि सेक्शन 30 में अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेस और रखते हैं तो फाइन लगता है। दरअसल कुछ अगर ऐसी गलती हो जाए जो सेक्शन 30 में मेंशन ही ना हो, तब क्या सजा मिलेगी? चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हम लोग ना इसे अज्यूम करके चलते हैं कि ये सेक्शन 30 है और ये सेक्शन 31 है। ठीक। मान लो अगर आपने अपने अप्रेंटिस को स्टिपेंड नहीं दिया, अच्छा इस ऑफेंस के बारे में सेक्शन 30 में बता रखा है कितना फाइन लगेगा। आपने क्या करा, अपने अप्रेंटिस के साथ ट्रेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट ही तोड़ दिया, साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 6 महीने में चलता बनाया उसको।
तो इस ऑफेंस के बारे में भी सेक्शन 30 में लिख रखा है। ओके, अगर आपने अपने अप्रेंटिस को बोनस दे दिया जो कि नहीं देना होता है, तो इस ऑफेंस के बारे में भी सेक्शन 30 में मान लो बता रखा है। ऐसे ही मान लो अगर आपने अपने अप्रेंटिस से वर्कर की तरह काम करवाया, तो इसके बारे में भी सेक्शन 30 में लिख रखा है। आपने अपने अप्रेंटिस के स्टीपेंड का पूरा रिकॉर्ड नहीं बनाया, ओहो, इसके बारे में तो सेक्शन 30 ने पनिशमेंट बताया ही नहीं, फाइन बताया ही नहीं। अब कहते हैं ये वाले ऑफेंस का फिर कितना फाइन लगाया जाए। ओ यार, ये क्या हो गया। तो फिर सेक्शन 31 कहता है कोई बात नहीं, सेक्शन 30 में नहीं बताया आपको कि स्टीपेंड के रिकॉर्ड ना बनाने पे कितना फाइन लगता है, तो कहता मैं हूं ना। सेक्शन 31 कहता है कोई भी ऐसी गलती जिसके बारे में सेक्शन 30 में नहीं बताया है, एक काम करो, उस ऑफेंस की मिनिमम 1000 एंड मैक्सिमम 3000 तक फाइन लगा दीजिए। अब वो डिपेंड करता है कि आप 1000 लगाओगे या 3000 फाइन, वो तो गलती की मान लो सीरियसनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, समझ गए ना कि जो वाली गलती के बारे में सेक्शन 30 में नहीं बताया था, सेक्शन 31 कहता है कि फिर उस गलती की थोड़ी गंभीरता को देखिए और उस हिसाब से कम 1000 का एंड ज्यादा से ज्यादा 3000 तक का फाइन लगा दीजिए। क्लियर हुआ सेक्शन 31? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 32। फ्रेंड्स, बात चाहे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट की कर लो, प्रोविडेंट फंड की कर लो, बोनस एक्ट की कर लो, जिसकी भी कर लो, ये जो पॉइंट अभी हम समझने लगे ना, हर एक्ट में घुसा है, अब यहाँ भी आ गया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा क्विकली ही बताऊंगी। फ्रेंड्स, पता क्या है, देखो, जब भी अगर किसी ने कहते अप्रेंटिसशिप एक्ट का रूल तोड़ा, जब भी अप्रेंटिसशिप एक्ट का कोई रूल तोड़ा, तो ये मान करके चलेंगे कि सिर्फ कंपनी ही, अगर मान लो किसी कंपनी ने एक्ट तोड़ा है, रूल तोड़ा है, तो ये मान करके चलेंगे कि सिर्फ कंपनी ही नहीं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस कंपनी को चलाने के लिए, फिर चाहे वो ऑनर है, मैनेजर है, एजेंट है, सबके सब ऑटोमेटिकली फंस जाते हैं, आटे के साथ घुन पिस जाता है। समझ गए? लेकिन अगर मान लो मैनेजर ये प्रूव कर दे कि जब ये अप्रेंटिसशिप एक्ट का ये रूल टूटा, उस वक्त मैं तो मौजूद ही नहीं था, ये तो मेरे नॉलेज के परे है, मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रखा था, या मेरे इसमें किसी भी तरह की मेरी भगत नहीं थी, मैंने कोई कंसेंट नहीं दे रखी थी, परमिशन नहीं दे रखी थी, उसने ये बात साबित कर डाली यार, तो वो बच जाएगा। समझ गए? ठीक। लेकिन वही इसका नेक्स्ट पॉइंट बोलता है, देखो ये तो हमें पता है कि कंपनी और कंपनी को चलाने वाले बंदे तो फंसेंगे ही फंसेंगे, लेकिन कंपनी को चलाने वाले बंदे तभी बच सकते हैं अगर वो प्रूव कर दे कि वो इनोसेंट थे। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो ये बोलता है, अगर मान लीजिए ये पता चला कि अकाउंट डिपार्टमेंट का ये जो अकाउंटेंट है ये भी रला हुआ था, साथ में इसकी मिली भगत थी, तो वो भी पकड़ा जाएगा, तो उसको भी गिल्टी माना जाएगा, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ठीक, अगर मैं देसी लैंग्वेज में आपको एग्जांपल दूं, अगर किसी स्कूल में कोई घपला हो जाए, तो स्कूल के ऊपर नाम लगे कि ये स्कूल ने घपला करा, राइट? तो मुझे बताओ, ऑटोमेटिकली स्कूल के जो भी प्रिंसिपल हो गए, वाइस प्रिंसिपल हो गए, कमेटी के मेंबर्स हो गए, डायरेक्टर हो गए, सब फंस जाते हैं। लेकिन अगर मान लो अब प्रिंसिपल सर इनोसेंट है, तो उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, प्रूव कर दिया तो वो बच जाएंगे। ठीक, अच्छा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर ध्यान जा रहा था कि जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, डायरेक्टर, कमेटी मेंबर था, इन्होंने कुछ करा होगा। लेकिन जब इंक्वायरी करते करते अलग से पता चल जाए कि किसी टीचर ने भी साथ में मिली भगत कर, तो वो भी फिर फंस जाएंगी। ये दूसरा पॉइंट बोलता है, फिर वो भी फंस जाएंगी, तो उनको भी पनिशमेंट मिलेगी। समझ गए? तो इस तरह से ये बात हो रही है। तो अब इसमें यही बात बोलने की है कि कंपनी का मतलब सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंपनी नहीं है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एसोसिएशन है, ये सबको भी कंपनी ही माना गया है। और अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म की, तो उसमें जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें ही डायरेक्टर माना गया है। आई होप ये सेक्शन सभी को क्लियर हो गया होगा। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 33। दरअसल पता क्या हुआ फ्रेंड्स, जो ये XYZ एस्टैब्लिशमेंट है ना, इसने अप्रेंटिसशिप एक्ट का रूल तोड़ा है। जो ये कोर्ट है ना, इसे इस बारे में पता चल गया है। कोर्ट कहती है अरे चलो चलो केस फटाफट स्टार्ट करते हैं, इसने घपला करा, केस आया केस आया। आपको क्या लगता है कोर्ट के मन में आया और वो केस स्टार्ट कर देगी? नहीं। तो फिर कैसे? कहते कोर्ट यहाँ पर क्या है, अपनी मर्जी से केस स्टार्ट नहीं करेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी। उसके लिए 3 कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है।
सबसे पहले जो कंप्लेंट है वो रिटर्न में फाइल करवाई जाएगी। दूसरी बात, लेकिन वो कंप्लेंट करेगा कौन? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर या फिर डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर या उससे ऊपर की रैंक का बंदा अगर केस फाइल करता है तभी केस चलेगा। तीसरा, जिस दिन वो एक्सपायर्ड फैक्ट्री में ऑफेंस हुआ उस दिन से लेकर के विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट फाइल करवानी होती है। क्लियर? सिंपल था ये सेक्शन। तो ये तीनों के तीनों बातें याद रखना, तभी ही अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी होती हैं तभी ही कोर्ट केस स्टार्ट करेगी, एक्शन लेगी, अदरवाइज नहीं। ग्रेट, क्लियर ना? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 34। फ्रेंड्स, जब हमने बात करी थी अभी पहले कोड ऑन वेजेस 2019 की, उसमें आई होप अगर आपने वीडियो देखी हो तो आप समझ रहे होंगे कि डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। मैंने वहां एक एग्जांपल भी दी थी, चलो रिपीट कर देती हूँ। मान लीजिए आपके मामा ने आपको ये रूम को डेकोरेट करने को बोला है, मे बी फॉर दिवाली पर्पस और अ बर्थडे पार्टी और एनी अदर ओकेजन। आपको ये पावर दी है कि आप मर्जी से जैसे मर्जी इस रूम को डेकोरेट कर लो। आप अपने इस पावर का खुद ना यूज करते हुए आपने वो पावर अपने छोटे भाई या बहन को देते हो कि काम करो, तुम लोग इस रूम को अपनी मर्जी से डेकोरेट कर लो। तो यहाँ पर ये आपने क्या करा? आपने अपनी पावर डेलीगेट करी है। दैट्स अ डेलीगेशन ऑफ पावर। तो डेलीगेशन ऑफ पावर का मतलब तो क्लियर हो गया ना? अब कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है एंड जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये भी अपनी पावर डेलीगेट कर सकते हैं, लेकिन किससे? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करने वाले जो उनकी अथॉरिटीज होती हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करने वाली अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स को भी अपनी पावर डेलीगेट कर सकती है। तो समझ गए ना सेंट्रल गवर्नमेंट किन तीन जनों को पावर डेलीगेट कर सकती है? ठीक। अब बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अपने ही अंडर वर्क करने वाली अथॉरिटीज एंड ऑफिसर्स को पावर डेलीगेट कर सकती है। आई होप ये सेक्शन क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 35। ये एक्ट में ना हम लोग कब से एक दो वर्ड सुन रहे हैं ना यार, एक अप्रेंटिसशिप काउंसिल एंड एक अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। अब ना आप लोग मेरे साथ साथ बोलोगे सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। दरअसल पता क्या होता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से ना इन दोनों का मतलब अलग अलग हो जाता है। अब आप मेरे साथ रिपीट करोगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। बोलो कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उस केस में अप्रेंटिसशिप काउंसिल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। बोलो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अप्रेंटिसशिप काउंसिल का मतलब क्या हुआ? सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। तो अब आप फटाफट से खुद ही बता डालोगे। तो फिर अप्रेंटिसशिप एडवाइजर का मतलब क्या हुआ? जब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बिल्कुल ठीक, सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। अच्छा, अब मुझे बताओ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है। सिंपल भाषा में बोलूं, स्टेट गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है तो अप्रेंटिसशिप काउंसिल के आगे स्टेट लगा दो, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के आगे स्टेट लगा दो। तो मतलब कि अगर हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं वो सेंटर की है तो मतलब अप्रेंटिसशिप काउंसिल सेंटर की है, मतलब अप्रेंटिसशिप एडवाइजर सेंटर का है और यही सेम चीज स्टेट पर भी लागू होगी। एग्जांपल सुनिए, अगर एक ट्रेनिंग सेंटर फ्रेंड्स दिल्ली में है तो कहीं ना कहीं वो सेंटर का हुआ ट्रेनिंग सेंटर। आपके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हुई? सेंटर की। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल है। वही अगर मान लो वो ट्रेनिंग सेंटर पंजाब स्टेट में है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन हुई? हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट। तो वहां पे हम उस सेंटर को क्या बोलेंगे, उस काउंसिल को क्या बोलेंगे कि ये स्टेट की अप्रेंटिसशिप काउंसिल है। क्लियर? और यही चीज सेम अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के केस में भी लागू होती है। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है बस उसका वो सेंटर या स्टेट लगा डालो। क्लियर? लेकिन सिर्फ मेन अप्रेंटिसशिप एडवाइजर की ही यहाँ पे बात नहीं हो रही। अगर वो डिप्टी है, रीजनल है, एडिशनल है, असिस्टेंट है, सबके सबका मतलब वही है। ठीक, अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है और बंदा
डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है तो मतलब वो स्टेट डिप्टी अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है। ठीक, चलो समझ में आ गया ये सेक्शन, कंफ्यूज तो नहीं हुए होंगे? ठीक है, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 36। पीछे ना हमने कॉर्डन वेजेस 2019 की ही सीरीज कंप्लीट करी है, तो उसमें भी मैंने आपको सेम बात बोली थी कि अगर आप लोग ईमानदारी से पढ़ते हो, आपकी इंटेंशंस प्योर है, तो आप पे केस करो कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी तरह से अगर जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर है वो अपना काम प्योर इंटेंशन के साथ करता है, ईमानदारी के साथ करता है, तो मतलब वो गुड फेथ में अपना काम कर रहा है, तो क्या वो उसके ऊपर केस कर सकता है? नहीं। बस इतना ही बताया गया था। आई होप सेक्शन 36 क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन नंबर 37। हमारा ये आज लास्ट सेक्शन है, इसके बाद ये अप्रेंटिसशिप एक्ट की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पे शो रहे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 37 की। फ्रेंड्स, कहते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, इसकी सलाह लेकर के, इसके साथ कंसल्ट करके इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए या और इम्प्रूव करने के लिए क्या है, कुछ रूल्स बना सकती है ऑफिशियल गैजेट में। ठीक, चलो बना सकती है रूल, ठीक है ठीक, लेकिन वो उन रूल्स को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू कर सकती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट इमेजिन ही करना है हमने कि ये एक्ट 2020 में पास हुआ था और 2021 में वो रूल बना रही है। अब गवर्नमेंट ये कह सकती है कि ऐसा मान लो ये जो रूल है ये 2020 से ही लागू है। क्या ध्यान दिया आपने? रूल कब बनाया है? 2021 में, 2021 में। लेकिन क्या बोल रही है वो कि ऐसा मान लो 2020 से ही ये रूल लागू है, तो इसी को ही हम बोलते हैं कि वो पिछली डेट से भी क्या है, लागू कर सकती है। लेकिन अगर इस एक्ट के रूल्स को तोड़ता है तो 50 रुपए तक का फाइन लग सकता है। एक बात आप और अच्छे से जानते हो कि गवर्नमेंट को अपने रूल्स बताओ कहाँ पेश करने होते हैं? हाँ जी, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में दोनों हाउसेस में। कितने डेज के लिए बताओ? यस, 30 डेज के लिए। अच्छा, अब मुझे बताओ पार्लियामेंट आगे क्या कर सकती है? हाँ, या तो उस रूल को बिल्कुल वैसे एक्सेप्ट कर लेगी, या फिर मॉडिफाई करेगी, या फिर कैंसिल ही कर डालेगी। लेकिन अगर मान लो पार्लियामेंट ने रूल कैंसिल कर दिया या मॉडिफाई कर दिया, लेकिन जब रूल बन गया तो उस हिसाब से जो भी काम हो चुका है या जो भी एक्शन लिया गया है वो लेकिन वैलिड ही माना जाता है। हाँ, अब नेक्स्ट टाइम से जो भी होगा फिर वो न्यू रूल के हिसाब से, जैसा भी गवर्नमेंट ने उसको करा है, मॉडिफाई करा है या अगर कैंसिल करा है, वो बात अलग है। लेकिन ऑलरेडी मॉडिफाई होने से पहले या कैंसिल होने से पहले जो एक्शन ले हो चुके हैं वो बिल्कुल वैसे वैलिड ही माने जाते हैं। सो आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर, आई होप आपका आज का टॉपिक पूरा क्लियर। तो फिर फ्रेंड्स मिलते हैं अपकमिंग वीडियो में एक न्यू सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।